ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में मन की बात @100 विशेष श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है प्रधानमंत्री की नए भारत की परिकल्पना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक जगदीश उपासने और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देशवासियों के साथ हर महीने आखिरी रविवार को जनमानस से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखते हैं। ये श्रृंखला एक नया पड़ाव हासिल करने जा रही है। अप्रैल महीने में मन की बात का 100वां संस्करण प्रसारित होने जा रहा है। इस अहम अवसर पर हम फिर से प्रधानमंत्री के अहम वक्तव्यों पर प्रकाश डाल रहे हैं। अपने संबोधनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर नए भारत की परिकल्पना को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में ऊंचाइयां प्राप्त करने और देश के विकास को नई उड़ान देने पर जोर दिया है। चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा उद्योग और व्यापार का पक्ष हो, चाहे उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता जैसी मूलभूत जरूरतें हों, या चाहे अंतरिक्ष की उड़ान और तकनीकी प्रौद्योगिकी की तरक्की हो। ऐसे कई अहम विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के लिए देशवासियों को उत्प्रेरित किया है। यहां मन की बात के उस संस्करण का उल्लेख करना आवश्यक है जिसमें प्रधानमंत्री ने इसरो की कामयाबी का जिक्र किया है। स्वाधीन भारत ने यूं तो हर क्षेत्र में लंबी यात्रा की है, विकास के नए नए कीर्तिमान बनाए हैं, लेकिन अंतरिक्ष क्षेत्र की बात कुछ अलग है। देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम निरंतर ऊंची उड़ान भर रहा है। 15 फरवरी 2017 की तारीख भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की दुनिया में मील का पत्थर बनकर सामने आई। इस दिन इसरो ने 104 उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए। मन की बात कार्यक्रम में इसका उल्लेख करते हुए 29 फरवरी 2017 को प्रधानमंत्री ने जो कहा वो आज भी प्रासंगिक है। चाहे गरीबी से निपटना हो, बीमारियों से बचना हो, दुनिया से जुड़ना हो, ज्ञान जानकारियां पहुंचाना हो, टेक्नोलॉजी ने, विज्ञान ने अपनी जगह दर्ज करा दी है। 15 फरवरी 2017 भारत के जीवन में गौरवपूर्ण दिवस है। हमारे वैज्ञानिकों ने विश्व के सामने भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है और हम सब जानते हैं कि इसरो ने कुछ वर्षों में कई अभूतपूर्व मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। भारत अपने अमृतकाल में है और विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। ये देखा जा सकता है कि विकास में जहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया गया है, वहीं एक आम व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं पर भी जोर है। इसीलिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना पर आगे बढ़ रही है। 2019 के केंद्रीय बजट में आने वाले 10 साल के लिए भारत को आत्मनिर्भर और उन्नत बनाने के लिए एक बेहतर परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। इसे न्यू इंडिया विजन डॉक्यूमेंट कहा गया। यहां तत्कालीन कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल के बजट भाषण के अंश का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। उन्होंने कहा था, हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां गरीबी, कुपोषण, गंदगी और निरक्षरता बीते समय की बातें होंगी। उन्होंने कहा कि भारत एक आधुनिक टेक्नोलॉजी से संचालित उच्च विकास के साथ एक समाज और पारदर्शी समाज होगा। इस न्यू इंडिया विजन डॉक्यूमेंट के प्रमुख 10 आयाम तय किए गए थे। इस परिकल्पना के पहले आयाम के तहत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और सहज सुखद जीवन के लिए भौतिक और सामाजिक अवसंरचना का निर्माण तय किया गया था। परिकल्पना के दूसरे आयाम में डिजिटल भारत के निर्माण पर बल दिया गया, जहां भारत का युवा वर्ग डिजिटल भारत में अपनी भूमिका निभाएगा। स्टार्टअप और इकोसिस्टम में लाखों रोजगार का सृजन करते हुए युवाओं की नेतृत्वकारी भूमिका होगी। भारत को प्रदूषण मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल वाहनों और नवीनीकृत ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस विजन में ग्रामीण भारत को तकनीकी से सशक्त बनाने पर बल दिया गया। आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके ग्रामीण औद्योगिकीकरण विस्तार के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगारों का सृजन करने पर जोर दिया गया। पूरे भारत में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने का महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया। नदियों की स्वच्छता की परियोजना को तेज गति से संचालित करके इसे पूरा करने का अहम लक्ष्य रखा गया। लघु सिंचाई तकनीकों को अपनाने के माध्यम से सिंचाई में जल का कुशल उपयोग करके जल प्रबंधन पर भी जोर दिया गया।
सागरमाला कार्यक्रम के प्रयासों में तेजी लाकर भारत के तटीय और समुद्री मार्गों के माध्यम से देश के विकास को गति देना भी इस परिकल्पना का हिस्सा था। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा जैविक तरीके से खाद्यान्न उत्पादन और खाद्यान्न निर्यात में भारत को आत्मनिर्भर बनाना और विश्व की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने के भी लक्ष्य रखे गए। 2030 तक स्वस्थ भारत और एक बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली इस परिकल्पना का एक महत्वपूर्ण घटक रखा गया। भारत को न्यूनतम सरकार, अधिकतम अभिशासन, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस वाले एक राष्ट्र का रूप देना, जहां एक चुनी हुई सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सहकर्मियों और अधिकारियों के अभिशासन को मूर्त रूप दिया जा सकता है, इस अहम पक्ष को भी विजन में शामिल किया गया। देखा गया है कि बीते वर्षों में इस विजन डॉक्यूमेंट के कई अहम आयामों पर तेज गति से काम हो रहा है। जहां एक तरफ प्रौद्योगिकी और तकनीकी क्षेत्र में भारत लगातार प्रगति कर रहा है, वहीं कोविड-19 महामारी के बावजूद विकास में ये रुकावट साबित नहीं हुई और भारत तेज गति से अर्थव्यवस्था वाला देश बनकर उभर रहा है। भारत ने अपना अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लोहा मनवाया है। विश्व स्तर पर भारत लगातार वन अर्थ वन हेल्थ जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र के एक विजन को देकर विश्व स्तर पर एक अपनी कल्याणकारी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। सबका साथ सबका विकास के इस मूल मंत्र के साथ भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। आज हम कार्यक्रम में इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक जगदीश उपासने जी के साथ। मिस्टर उपासने, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो मिस्टर उपासने, अगर हम न्यू इंडिया विजन को देखें तो हम जानते हैं कि अभी हम अमृतकाल में हैं। पहले भी सरकार ने 2019 में अपने बजट में न्यू इंडिया विजन डॉक्यूमेंट पेश किया था और अब 2047 के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विकसित भारत के लक्ष्य रखे हैं। कैसे आप नए भारत के विजन को देखते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक लेख लिखा था 74वें स्वतंत्रता दिवस के बाद जी। उसमें उन्होंने मोदी जी के लाल किले से जो उद्बोधन हुआ, उसमें उनका एक उदाहरण अपने लेख में लिखा कि सामर्थ्य मूलम स्वातंत्र्यम श्रम मूलम च वैभवम। इसका अर्थ यह है कि एक राष्ट्र की स्वतंत्रता उसकी शक्ति में होती है और उस राष्ट्र का वैभव उसके राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के परिश्रम में होता है। तो इसी आधार पर उनका विजन आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए और एक वाइब्रेंट गुजरात का जो कार्यक्रम चलाया, एक विकसित गुजरात, एक गुजरात का विकास का गुजरात मॉडल पेश किया सारे देश के सामने, तभी लग गया था कि उनके विचार क्या हैं, उनकी कार्यप्रणाली कैसी है और उनका विजन क्या है, उनकी दृष्टि क्या है। तो मैं समझता हूं कि इसी आधार पर और उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए और जितनी योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है वो समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को स्पर्श करती है, उनको लाभ देती है, विकास की मुख्य धारा में उनको शामिल करती है जी। तो ये उनका विजन है और उसी विजन के आधार पर वो नया इंडिया गढ़ रहे हैं। 2014 के बाद हमने भारत को देखा है कि वो आज दुनिया में किस ताकत के साथ सिर ऊंचा के खड़ा हुआ है। G20 देशों की अनेक गोष्ठियां हमारे देश में हो रही है, बहुत गौरव की बात है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को ये दर्शाती है। तो मैं मानता हूं कि और अपने समाज में, देश में जो प्रगति हुई है, उन्नति हुई है और सभी सेक्टर्स में जो उन्नति हुई है, तो उनका सबका साथ सबका विकास का जो नारा था वो हम देख रहे हैं कि वो मूर्त रूप ले रहा है। और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा इस बात को कहते हैं, तो उस एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को उन्होंने साकार किया है, न केवल अपने व्यक्तित्व से, न केवल अपनी रचनात्मकता से, नए विचारों से, और जो असंभव है उसको संभव बनाते हुए। हमने देखा कि बहुत कठिनाइयों के समय में भी भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया के दूसरे देश नहीं कर सके और उसका लाभ 135 करोड़ भारतीयों को मिला। तो मैं समझता हूं कि जो ये उनका विजन है
उसने इस देश को बहुत ताकत दी है, बहुत शक्ति दी है और सारे विश्व में उसका मान बढ़ाया। सबसे बड़ी बात जो इसमें हुई है वो ये है कि जो हमारी धरोहर है, जो हमारी विरासत है, जो हमारी संस्कृति है और जो हमारा आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है, उसको जगह इस उन्नति में मिली है और उस देश अब उस तरफ देख रहा है और इसके कारण भी भारत की दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है जी। उसकी शक्ति बढ़ी है जी। तो मिस्टर उपासने, अगर हम न्यू इंडिया विजन के अलग अलग आयामों की ओर गौर करें तो उसमें डिजिटल भारत, उन्नत भारत का पक्ष बड़ा अहम साबित होता है और हमने देखा है कि बीते वर्षों में डिजिटल भारत के इस परिकल्पना ने नए नए समाधान दिए हैं। आज युवा ही नहीं बल्कि देश के हर वर्ग का, हर उम्र का व्यक्ति डिजिटल इंडिया के इस कॉन्सेप्ट से जुड़कर अपने जीवन को एक सुलभ जीवन बनाने में मदद ले रहा है। चाहे वो सरकारी योजनाओं का लाभार्थियों तक सीधा लाभ हो, उसमें भी डिजिटल भारत ने बड़ी भूमिका निभाई है। आप कैसे देखते हैं इस तरक्की को और इस डिजिटल भारत के विजन से कैसे हम आगे चलकर दुनिया में भारत की एक नई तस्वीर को देख सकते हैं? डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को हुआ है तो वो गरीब को हुआ है। ऐसा हुआ है कि जनधन को, आपके आधार को और आपके मोबाइल को जब जोड़ दिया गया और उससे सीधा धन जो केंद्र सरकार की योजनाओं का जो लाभ है वो सीधा लाभार्थी के खाते में जाने लगा। अब 80 करोड़ लोगों को और कोविड काल से और मुफ्त 5 किलो भोजन अनाज दिया जा रहा है। उसकी बकायदा और डिजिटल तरीके से मॉनिटरिंग होती है और जहां भी कोई गड़बड़ी होती है तुरंत उसको चेक किया जाता है, सुधारा जाता है। आप चाहे आयुष्मान योजना को याद करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना को करें, हर घर में जल के कनेक्शन को, हर घर में बिजली के कनेक्शन को, सड़कों को, इन सब की जो मॉनिटरिंग है उसमें डिजिटल इंडिया ने बड़ा रोल प्ले किया है। और डिजिटल इंडिया ने सिर्फ इतना ही नहीं, अंतरिक्ष विज्ञान में जो हमारा इसरो है और जो इसरो के लिए और प्रोडक्ट बनाने वाली एक भारत सरकार की कंपनी है, उसने भी डिजिटल इंडिया का बड़ा रोल है कि आज हम विदेशों को अंतरिक्ष में भेजे जा सकने वाले उपकरण, टेक्नोलॉजी और निर्यात कर रहे हैं, उनको हम उसको बेच रहे हैं। उसको रक्षा क्षेत्र में भी उसका जबरदस्त लाभ हुआ है और हम देखते हैं कि बहुत से रक्षा उपकरण, हथियार आज हम यहाँ बना रहे हैं। डिजिटल इंडिया की ऐसी डिजिटल माध्यमों का, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का ऐसा उपयोग किसी ने नहीं किया था। इतनी सख्त मॉनिटरिंग है कि एक भी गड़बड़ी देश भर में कहीं केंद्र सरकार की किसी योजना में होती है तो तुरंत पकड़ में आती है और उसको सुधारा जाता है। राज्य सरकार का क्योंकि उसमें शेयर होता है, इसलिए राज्य सरकार को बाध्य किया जाता है कि वो उसको ठीक करे और लाभार्थी को लाभ मिले। इसलिए दूरस्थ गांवों, दूरस्थ अंचलों में बसने वाला गरीब आदमी भी ये मानता है, जनधन खाता उसका खुल गया, उसके खाते में सीधा पैसा आ जाता है। मनरेगा जैसी योजना जिसमें कभी भ्रष्टाचार का जबरदस्त बोलबाला था, सीधा उनके खाते में जाता है। अगर फर्जी नाम है तो वो पकड़ में आ जाते हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। ऐसा इस देश में कभी नहीं हुआ। तो केंद्र सरकार ने जो सबका साथ और सबका विकास की जो कंसेप्ट रखी है, उस कंसेप्ट में डिजिटल इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, बहुत बड़ी महती भूमिका और उसमें निभाई है। और डिजिटल उपायों का, डिजिटल तरीकों का प्रयोग करके देश एकदम से आगे बढ़ा है। न्यू इंडिया विजन में एक अहम पक्ष आता है आत्मनिर्भरता का। हम जानते ही हैं कि जब कोविड महामारी का शुरू का दौर था तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया था और ये आह्वान उस समय इसलिए बड़ा अहम था क्योंकि कोविड के दौर में हमने देखा कि विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को झटका लगा। ऐसे में भारत अपनी अर्थव्यवस्था को न सिर्फ कायम रख पाया बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति से आगे बढ़ाते हुए अग्रसर है। आप कैसे देखते हैं आत्मनिर्भर विजन को, जिससे कि भारत अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है, अपनी निर्यात क्षमता है, उसमें लगातार प्रगति कर रहा है और देश की अर्थव्यवस्था इससे मजबूत हो रही है और आगे आने वाले समय में जिस तरह से ये प्रगति जारी है उसके किन परिणामों को आप देखते हैं? देखिए, मोदी जी ने कहा था कि रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म सुधार ऐसे होने चाहिए कि उससे बदलाव हो और वो मूलभूत बदलाव हो और इकोनॉमी में
जो उन्होंने बदलाव किया है। अब नोटबंदी हुई, नोटबंदी की आलोचना विपक्षी दलों ने बहुत की, लेकिन नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर जो परिणाम हुआ है और बड़ी मात्रा में काला धन सामने आया है, प्रवर्तन निदेशालय को, जांच एजेंसियों को और ऐसी संपत्ति जो अवैध तरीके से आय से ज्यादा स्रोतों से कमाई गई, उसको जब्त करने का मौका मिला, उनको पकड़ने का मौका मिला। देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको अंदाजा नहीं होगा कि जो अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति को इस सरकार ने सबसे बड़ी राशि अब तक की जब्त की है। हमने आत्मनिर्भरता का देखा, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में सारा विश्व जब कोविड काल में मंदी में चला गया था, तो भारत की जो ग्रोथ रेट थी, वो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो एशियन बैंक हो, उसने 6 से 7% के बीच में आती थी। और वो इसलिए संभव हुआ, दो बातें हैं उसके कारण। एक तो ये कि हमारे देश के लोगों में बचत की आदत, और उस बचत की आदत को बढ़ावा देना, और सरकार का गरीबों को, जिनके पास रोजी रोटी का डेली दैनिक वेतनभोगी या दैनिक रोजी पर काम करने वाले लोगों को मदद देना। अब किसानों को 6,000 रुपए की सम्मान निधि जब मिलती है, तो किसान के पास फसल आने के बाद, जब फसल का मूल्य मिलने के बाद जो कुछ महीने होते हैं खाली, वो 6,000 उसके काम आते हैं, उसको कर्ज नहीं लेना पड़ता। तो आत्मनिर्भरता का मतलब है जो वंचित है या जिनको आय के पर्याप्त स्रोत नहीं है, उनको संबल देना, उनको आधार देना, और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, उत्पादन के क्षेत्र में छोटी इकाई से लेकर बड़े कारखानों तक को मदद पहुंचाना, उनके लिए ऐसी नीतियां बनाना कि वो आसानी से अपना उत्पादन बढ़ा सकें। उनको उन क्षेत्रों में शामिल करना जो अब तक सिर्फ सरकारी उत्पादन के क्षेत्र के एकाधिकार वाले क्षेत्र रहे हैं। तो ये काम पहले कभी नहीं हुआ। हम देखते हैं कि पीपीपी मॉडल, सड़कें बन रही है, राजमार्ग बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, मुंबई से दिल्ली सड़कें बन रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेट्रो रेल का नेटवर्क बन रहा है, वो सब यहीं की कंपनियां कर रही हैं और यहीं के लोगों को उससे रोजगार मिल रहा है। बंदरगाह बन रहे हैं, बंदरगाह तक पक्की सड़कें बन रही है। तो ये कोई और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उद्योग और सड़क और बिजली पानी पर ही सरकार ने ध्यान दिया। सरकार ने पर्यटन पर ध्यान दिया, सरकार ने पुरातत्व पर ध्यान दिया। पर्यटन के हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्र है, उन सब जगह पर्यटन को बढ़ावा दिया है। आत्मनिर्भरता रक्षा के क्षेत्र में जो आज हम आत्मनिर्भर हैं कि अरुणाचल से चीन की सीमा पर, पाकिस्तान की सीमा पर पक्की सड़कें बनी हुई हैं और हम अपने ऊपर होने वाले किसी भी आक्रमण का या किसी भी घुसपैठ का जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। हाल की घटनाओं में हमने उसको देखा भी है। तो हमारे सशस्त्र बलों को स्वदेश निर्मित अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित किया जा रहा है। हम विमान बना रहे हैं, हम टैंक बना रहे हैं, हम मशीन गनें बना रहे हैं, हम मिसाइलें बना रहे हैं। हम क्या चीज नहीं बना रहे हैं, जो हम अब तक बाहर से लेते थे वो बना रहे हैं। अनाज का उत्पादन, खेती को जैसा किसानों को जो मदद दी गई है, किसानों को हर तरह की मदद दी गई है। सिर्फ यूरिया की ब्लैकमेल रोकने के लिए उसमें नीम मिला दिया गया और किसानों को यूरिया आसानी से मिलने लगा, उससे फसल बढ़ी। ऑर्गेनिक फसल को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब मिलेट ईयर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मोटे अनाज का और वर्ष घोषित किया है। भारत में बड़े पैमाने पर मोटा अनाज होता है। मोदी सरकार उसको जबरदस्त ढंग से प्रचारित कर रही है क्योंकि स्वास्थ्य के लिए वो सबसे उत्तम माना जाता है, तो उसको मदद दी जा रही है। जो चीज दुनिया के देश बाद में करते हैं वो हम अब पहले कर रहे हैं, वरना हम दूसरे देशों का अनुकरण करते थे, अब दूसरे देश हमारा अनुकरण कर रहे हैं। वैक्सीन और डिप्लोमेसी जिसको आप कहते हैं कूटनीतिक क्षेत्रों में, भारत अकेला ऐसा देश है जिसने अफ्रीकी देशों से लेकर यूरोप के देशों तक को और अपनी बनी हुई वैक्सीन सप्लाई की और उसका लाभ मिला। भारत कोवैक्सीन दुनिया में फाइजर से अच्छी और प्रभाव देने वाली वैक्सीन मानी गई और उसके कारण जो लोग, और ये कोविड काल में 20 से लेकर 22 तक के शुरुआत में जब कोविड का समय था, तब अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, लोग भूखे मर जाएंगे, लोग कोविड से इतने करोड़ लोग मर जाएंगे। अगर कोविड से जिनका दुखद मृत्यु हुई है उनका आंकड़ा आज अगर आप देखेंगे
तो 135 करोड़ में सिर्फ 5.5 लाख लोग हैं जिनको इस महामारी में प्राण गंवाने पड़े। इससे 3 गुना ज्यादा दुर्घटनाओं में, सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु होती है। ये बताता है कि इसका मैनेजमेंट, सरकार ने किस तरह से इसको मैनेजमेंट किया और कोविड का मुकाबला किया। आज देश के ज्यादातर राज्यों के हर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो गए हैं। अब किसी भी ऐसी महामारी का सामना करने के लिए देश पूरी तरह से सुसज्जित है। तो हम अनाज, खाद्यान्न के मोर्चे पर, रक्षा के मोर्चे पर, मैन्युफैक्चरिंग के मोर्चे पर, स्वास्थ्य के मोर्चे पर, सब मोर्चों पर हम आगे हैं, समर्थ हैं। जैसा उन्होंने कहा कि किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता उसकी शक्ति में होती है, तो इस शक्ति को आप समाज के हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में और समाज के हर वर्ग में देख सकते हैं। मिस्टर उपासने, हम देखते हैं कि भारत प्रगति के जिस मुकाम को छू रहा है और विकास के रास्ते पर जिस तरह से अग्रसर है, उसके पीछे एक ये बहुत बड़ा कारण है कि जिस तरह से बीते वर्षों ने सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं, उसके कारण विकास को एक नई दिशा मिली है। हमने देखा कि इन बड़े सुधारों से जो नीतिगत सुधार हैं, योजना के स्तर पर सुधार हैं, उनसे जो कई प्रशासनिक अड़चनें थीं, उनमें सुधार हुआ है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी कई अड़चनें थीं, उन्हें लाभ मिला है। और जैसे हमने अभी डिजिटल भारत का जिक्र किया, तो इस दिशा में भी हम देख सकते हैं कि जो इस संबंध में कई नीतियां हमारे सामने आई हैं और जो नए समाधान हमारे सामने आए हैं, उससे विकास को नई गति मिली है। तो इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को आप कैसे देखते हैं और उनकी भूमिका से आगे आने वाले समय में भारत की तस्वीर क्या होने वाली है? देखिए, एक देश, एक बाजार, एक कर, माल और सेवा कर जीएसटी में परिवर्तित हो गया। भारत के इतिहास में अप्रत्यक्ष करों, इनडायरेक्ट टैक्सेस में सबसे बड़ा सुधार हुआ है। देश में और जिन वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक समान कर लगता है। करों की बहुत तरह के कर थे और वो प्रतिकूल प्रभाव डालते थे उत्पादन पर और उसकी सप्लाई पर। उसका खात्मा कर दिया गया है। जीएसटी अब तक 1.63 लाख करोड़ के उच्चतम स्तर पर वसूली जो जीएसटी की है, वो उच्चतम, इससे भी ज्यादा इस साल का अगर होगा तो 1.63 लाख पिछले साल का था। इस साल इससे भी अधिक जीएसटी का कलेक्शन होने का अनुमान है। भारत की जो मानव पूंजी है, जिसको मोदी जी ने 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बनकर आए तो उन्होंने कहा था कि ये हमारा और डेमोग्राफिक डिविडेंड था, उसका कैसे उन्होंने उपयोग किया। श्रम सुधारों के मामले में सबसे व्यापक श्रम सुधार इसी सरकार में हुए हैं। 29 श्रम कानूनों को अब सिर्फ 4 श्रम कानूनों में समेट दिया गया है। 50 करोड़ से अधिक श्रमिकों को वेतन सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी उनकी सुनिश्चित की गई है और बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय दायित्व के श्रमिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है। तो ये स्ट्रक्चरल सुधार है। नारी शक्ति के बारे में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि नारी, बालिकाओं से लेकर बड़ी महिलाओं तक के लिए और सरकार अनेक योजनाएं, गुजरात में उन्होंने और ऐसी कुछ योजनाएं चलाई थी। तो महिला के सबलीकरण, जिसको हम सशक्तिकरण कहते हैं, महिलाओं के सबलीकरण के लिए वो इसलिए योजनाएं चला सके क्योंकि वो मानते हैं कि वो राष्ट्र निर्माण में बराबरी का हिस्सा और निभाती हैं। और इसके लिए विभिन्न योजनाएं, विज्ञान के क्षेत्र में आज महिलाएं बहुत आगे हैं और महिलाओं को मौका दिया जा रहा है। विज्ञान ज्योति, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी हो, क्यूरी महिला विश्वविद्यालयों में, और इनोवेशन और एक्सीलेंस के लिए और अनुसंधान करने के लिए महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। सेना में महिलाओं को सेना के तीनों अंगों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। तो ये दिखाता है कि वो किसी को छोड़ नहीं रहे, किसी वर्ग को और अछूता नहीं छोड़ रहे हैं। और अब नॉर्थ ईस्ट को देखिए, नॉर्थ ईस्ट को एक पावर हब बना रहे हैं मोदी सरकार। सातों बहनें, 7 सिस्टर्स उनको कहा जाता था। नॉर्थ ईस्ट पर, उत्तर पूर्व के 7 राज्यों पर इतना अधिक ध्यान किसी सरकार ने नहीं दिया। आज वो लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदला है और जो विकास हो रहा है और उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारत का जो प्रभाव बढ़ा है,
उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वित्तीय क्षेत्र की मजबूती इसलिए हुई है। और चूंकि अब आप डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करते हैं, दुनिया में भारत सबसे बड़ा देश है जहां यूपीआई से लेन देन सबसे अधिक होता है। छोटा सा खोमचा लगाने वाला भी अपने यहाँ यूपीआई का वो लगाए रखता है, स्कैन करिए आप उसको पेमेंट कर दीजिए, 5 रुपए का भी पेमेंट उसको स्कैन करके आप मोबाइल से कर सकते हैं। दुनिया के और किसी देश में ऐसा नहीं होता। कम से कम नगदी का उपयोग और अधिकतम डिजिटल माध्यमों से, तो उससे गड़बड़ी की आशंका है, गड़बड़ी खत्म हुई है, घपला खत्म हुआ है और सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। मोदी जी ने 2 बड़े अभियान चलाए। जब पहला स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने भाषण दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो स्वच्छता अभियान मैं चला रहा हूँ, ये एक बड़ा कठिन काम मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ। लेकिन आज आप देश में देखते हैं कि एक छोटा बच्चा भी स्वच्छता के लिए कितना जागरूक है। शहरों में जहां पर नगर निगमें हैं उनमें होड़ मची हुई है कि देश में उनका स्वच्छता में नंबर 1 पर कैसे वो आए। नगर निगमों की स्थिति बदल गई है, शहरों की स्थिति बदल गई है। दूसरा उन्होंने ये बात कही थी कि जो मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज भ्रष्टाचार के विरुद्ध जितनी जबरदस्त लड़ाई और मोदी सरकार लड़ रही है, भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश कर रही है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, किसी को वो बख्श नहीं रहे। जी बिल्कुल। संक्षेप में मिस्टर उपासने आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसा कि चर्चा की शुरुआत में आपने जिक्र किया था कि भारत G20 प्रेसिडेंसी के दौर में है, तो इस दौर में निश्चित रूप से जो बड़ी अहम बैठकें हो रही हैं उसमें पूरी दुनिया से राष्ट्र प्रतिनिधि आए हुए हैं और वो भारत की समृद्धि को, भारत के विकास को भी आंक रहे हैं और भारत की भूमिका को भी बड़ा महत्व दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये अहम वर्ष है, ये एक नए भारत को पूरी दुनिया में प्रदर्शित करने का क्या एक अहम अवसर है और भारत किस तरह से अपनी जो विकास की प्रगति है उसे और अपना जो विजन है उसे दुनिया के सामने रख पा रहा है? देखिए, ये अमृत काल है और G20 कभी धनी देशों का क्लब माना जाता था। आज भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है। भारत में उस समूह के देशों की बैठकें हो रही हैं और भारत की उन्नति की केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मोदी के विजन की वो तारीफ कर रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। छोटे शहरों में G20 के विभिन्न समूहों की बैठकें हो रही हैं और वो खुद उस विकास को देख रहे हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि विश्व पटल पर बहुत से देश जिनमें कहीं संघर्ष है, अगर रूस यूक्रेन में संघर्ष है तो लोग भारत से अपील कर रहे हैं कि भाई आप कुछ करो। ये ऐसी स्थिति हमने कभी नहीं देखी। पाकिस्तान में अगर अनाज का संकट है तो पाकिस्तान का सारा विपक्ष कह रहा है अरे भाई भारत से मांगो, वैक्सीन के लिए भारत से मांगो। ये जो उल्टा पहिया चल रहा है काल का, ये मोदी जी के और केंद्र सरकार के नवाचार का और ढांचागत बदलाव का परिणाम है। G20 में भारत की स्थिति बढ़ी है, प्रतिष्ठित हुआ है भारत, और उसकी प्रतिष्ठा का असर विश्व कूटनीति पर पड़ने वाला है। और विश्व की कोई भी समस्या भारत के विचारों के बिना, भारत के विचार सुने बिना और सुलझाई नहीं जा सकेगी, ये विश्व ने जान लिया है। तो मैं समझता हूँ कि यूरोपियन यूनियन कई यूरोपीय देशों का समूह है। G20 विश्व के अमीर देशों का समूह माना जाता था। आज भारत अकेला सब समूहों को, क्वाड की भी बैठक अपने यहाँ चल रही है अभी, तो सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने समूहों में भारत की मुख्य और बल्कि प्रमुख भूमिका है और भारत को इग्नोर करके अब नहीं चला जाता। जी मिस्टर उपासने, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो न्यू इंडिया विजन के अहम पक्ष हैं, जो पूरी परिकल्पना है, उस पर विस्तार से अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अभी आप मन की बात @100 विशेष श्रृंखला के अंतर्गत सुन रहे थे प्रधानमंत्री की नए भारत की परिकल्पना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक जगदीश उपासने और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 92
89094044।